नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अब फाइनली आपका 4th ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का जो आप इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब फाइनली रिलीज हो गया है और इसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ वीडियो सेशन लेके आया हूँ। इस वीडियो सेशन में आपके साथ इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स को शेयर करूँगा। कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है आपका, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका अपडेट्स मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट डेट्स को समझिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि रखी गई है 17 सितंबर 2025। फी पेमेंट करने का भी लास्ट डेट यही है आपका 17 सितंबर। अभी एग्ज़ाम डेट नोटिफाई नहीं किया गया है। देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो सब कोई चाहता है कि मैं इस पद पे आपको इस पद को बैठूं, इस पद को ग्रैब करूं, तो उसमें अच्छी खासी आपकी वैकेंसी 1000 प्लस वैकेंसीज इसमें आई है। वेतन आपको पता ही होगा लेवल 7 का मिलता है। इसमें भी जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपका स्नातक है तो आप कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर सकता है, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीसीए, कोई भी डिग्री है आपके पास ग्रेजुएशन की, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो एसओ वाला पद है आपका, जो सबसे अच्छा पद है। उसके बाद आपका प्लानिंग असिस्टेंट, योजना सहायक, ये भी लेवल 7 का पद है आपका। इसमें भी कोई नॉर्मल ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है। और तीसरा जो पद है आपका वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, कनीय सांख्यिकी सहायक, ये भी लेवल 7 का पद है। इसमें देखिए, आपको कुछ सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, इन सब्जेक्ट्स में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं इस वाले पद के लिए, कनीय सांख्यिकी सहायक वाले पद के लिए। लेवल 7 का पे स्केल मतलब आपका 4600 का ग्रेड पे हो गया। 85,000 से 90,000 के लगभग अगर आप पटना में आपकी पोस्टिंग होती है तो इनिशियल सैलरी आपकी बनेगी। तो बहुत ही अच्छी वेतनमान पे ये आपकी ये दो तीनों पोस्ट है आपका, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक और कनीय सांख्यिकी सहायक। 85,000 से प्लस आपकी सैलरी बनने जा रही है। तो ये तीनों पद जो है ये लेवल 7 का पद है। इसके बाद आप देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, ये लेवल 6 का पद है आपका। तो इसमें देखिए जो मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बीसीए या बीएससी आईटी की अगर आपकी डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर वित्त विभाग के पत्रांक कितना के आलोक में बीटेक अगर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, बी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, या फिर बीटेक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप समझ गए, बीएससी आईटी वाले बच्चे, बीसीए वाले बच्चे और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, आईटी में हो, या फिर कंप्यूटर साइंस सीएससी वाला ब्रांच में हो, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको 4200 ग्रेड पे आपका रहता है। इसमें भी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद आप देखिए अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग, ये लेवल 5 का आपका पे स्केल वाला जॉब है। इसमें भी वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त डिग्री से अगर आपका स्नातक है, मतलब जो आपका कनीय सांख्यिकी सहायक का जो क्वालिफिकेशन था वही सेम टू सेम यहाँ मांगा गया है आपका अंकेक्षक वाले पद के लिए। अंकेक्षक मतलब ऑडिटर, ये वित्त विभाग के तहत आप ऑडिटर बनिएगा, तो लेवल 5 का ही सैलरी है इसमें। उसके बाद अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, उसके तहत आप एक ऑडिटर बनिएगा। ये भी लेवल 5 का सैलरी है। इसमें भी आपका वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन इसमें गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक, मतलब बीएससी मैथ्स से होना चाहिए या फिर बीकॉम कॉमर्स, बीकॉम की अगर डिग्री है
तो आप फॉर्म भर पाइएगा। बीएससी मैथ्स वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं और बीकॉम वाले बच्चे। ऑडिटर जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आया है। अब कोटिवार आप रिक्तियाँ देख लीजिए तो देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में 1064 पद आया है आपका। जैसा मैंने बताया था 1000 से भी प्लस पद है इसमें। महिलाओं के लिए आपको 35% सीट आरक्षित है, ये आप जानते ही हैं, और उन्हीं महिलाओं को इसका आरक्षण मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी हैं। दूसरा आपका योजना सहायक, योजना में विकास विभाग के तहत आपका पोस्टिंग होगी। इसमें जो टोटल पद आया है 88 पद आया है। कनीय सांख्यिकी सहायक में आपका 5 पद आया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी 1 ही पद आया है, वो भी आपका किस में है आपका देख लीजिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है। अंकेक्षक ऑडिटर वाला जो आपका वित्त विभाग के तहत है वो 125 पद है, और ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 198 पद। तो टोटल 1481 सीट्स पे ये वैकेंसी पब्लिश की गई है, 1481 पद, अच्छी खासी सीट्स है। देखिए आपका जो उम्र सीमा है उसका जो कट ऑफ डेट माना जाएगा वो 1 अगस्त 2025 को आधार लेके माना जाएगा, यही आपका कट ऑफ डेट है। और न्यूनतम उम्र सीमा जो मांगी गई है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो है 21 ईयर्स। अब देखिए अगर अनरिजर्व मेल हैं आप तो अधिकतम उम्र सीमा 37 साल रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग चाहे पुरुष हो या महिला, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 40 साल। अनारक्षित महिला के लिए अपर एज लिमिट 40 साल। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 साल। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है। मतलब अगर डिसेबल्ड वाला कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उसको अपर एज लिमिट कितना है 40, मतलब 40 के अलावा 10 साल और जोड़ दीजिए तो 50 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। देखिए जो सरकारी सेवा में है ना पहले से बिहार सरकार के, उनको 5 वर्ष की छूट का भी प्रावधान है। एक्स सर्विसमैन को भी अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों की छूट का प्रावधान दिया गया है, मतलब मैक्सिमम 53 ईयर्स तक वो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए अब हम परीक्षा का स्वरूप समझते हैं, मतलब क्या एग्जाम पैटर्न है आपका। देखिए बोला गया है कि अगर 40 ईयर से ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा। तो अब मान लीजिए कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा। प्रीलिम्स के बाद जो टोटल वैकेंसीज है उसके 5 टाइम्स बच्चों को फिर मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और ये मुख्य परीक्षा के लिए जो विज्ञापन है वो आपका अलग से प्रकाशित किया जाएगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा आपका प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम वो एक ही पेपर का होगा, जिसमें आपका समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित एवं मानसिक क्षमता जांच, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न रहेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला आपका एग्ज़ाम होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। समय अवधि जो मिलेगी आपको वो 2 घंटा 15 मिनट की मिलेगी। आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम में वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, और अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में आपको बुक ले जाना आपको छूट दी गई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक, मतलब प्रत्येक खंड के लिए आप एक पुस्तक ले जा सकते हैं, मतलब एक जीएस वाला के लिए, एक मैथ्स के लिए और एक सामान्य विज्ञान खंड के लिए। और पुस्तकों में आपका जो पुस्तक मान्य है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक मान्य है। कोई गाइड या सेल्फ रिटन नोट्स या फिर जीरोक्स कोई नोट्स आप ले जाएं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ले जाएं, टैबलेट, कंप्यूटर, ये सारा चीज़, लैपटॉप, ये अलाउड नहीं है। बस क्या अलाउड है, आप कोई टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं। देखिए ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन अगर अलाउ है आपको तो आप ज़रूर लेके जाइएगा। और बुक के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर आप लिख देंगे। बुक्स का आदान प्रदान परीक्षा हॉल में वर्जित है, इससे आप बचेंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का देखिए डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। समान अध्ययन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी सेक्शंस जो है आपका जीएस का, वहाँ से प्रश्न लिखने को मिलेगा। समसामयिक विषय जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, फिर आपका पंचायती राज, पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको जीएस वाले पेपर में देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ के जाना है
चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, और साथ साथ बिहार करंट अफेयर, इन सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और जो जीएस का कॉमन सेक्शन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर समान विज्ञान एवं गणित, इसमें बेसिकली मैट्रिक स्तर के प्रश्न रहेंगे। समान विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी से प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर गणित में आपका जो दशमलव है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं हैं, पूर्ण संख्या है, अनुपात एवं समानुपात, एवरेज, ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच में आपका वर्बल एवं नॉन वर्बल रीजनिंग का जो सिलेबस होता है देख लीजिए। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। मतलब वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का जो सिलेबस रहता है, अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ना, बेसिकली वही सिलेबस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए मुख्य परीक्षा का भी जो पैटर्न है लगभग सेम है, बस इसमें आपको हिंदी एज ए क्वालिफाइंग पेपर दे दिया गया है, जिसमें 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा। मतलब एक जीएस वाला पेपर होगा आपका और एक हिंदी का पेपर होगा, तो हिंदी में आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई चेक ही नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। और कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स सेटअप किया गया है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग 34, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला भी 32% और दिव्यांग भी 32%। तो इससे ज़्यादा ही मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, इस पर इसलिए ज़्यादा आप फोकस ना करें। आप समझ गए प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम है, बस एक हिंदी का पेपर आपका जोड़ दिया गया मेंस में, उसमें आपको 30% मार्क्स लाने हैं, मतलब 100 में 30 मार्क्स आपको लाना होगा। अब हम परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन फ़ी है। देखिए समान पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार के स्थानीय निवासी है उन्हीं के लिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे तो फॉर्म अनरिजर्व कैटेगरी में भर पाएंगे, तो उनको 540 रुपया ही देना होगा। और जो बिहार के SC ST हैं उनको 135 रुपये लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समान 135 रुपया लगेगा। मतलब जो भी डिसेबल्ड है सबके लिए 135 रुपया रखा गया है। और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए बस शर्त यह है कि वो महिलाएं बिहार की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, उनको भी 135 रुपये लगेगा। और बिहार राज्य के बाहर के जितने भी पुरुष या फिर महिला अप्लाई करेंगे उनको 540 रुपये देना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन आप याद रखें 18 अगस्त से प्रारंभ होगा, लास्ट डेट आपका 17 सितंबर है। तो फी पेमेंट का भी लास्ट डेट है आपका 17 सितंबर 2025, आप याद रखेंगे। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, इसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यही शर्त है कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर पाएंगे। तो आप समझ गए, यही इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप देख लीजिए 18 अगस्त, 17 सितंबर लास्ट डेट, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9/2025। तो यही बेसिक डिटेल्स था इस वैकेंसी के बारे में। कहाँ आपको जाके फॉर्म भरना है, तो BSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके आप फॉर्म भर पाएंगे, bssc.bihar.gov.in। यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई लिंक ओपन हो जाएगा 18 अगस्त से, ठीक है। रात्रि के 11:59 19 सितंबर तक आप फॉर्म भर पाइएगा। आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप फॉर्म जितना जल्दी हो सके भर लें, लेकिन सावधानी पूर्वक फॉर्म भरेंगे। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और अभी तैयारी में आप लग जाएं। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छी खासी सीट्स के साथ आई है। बिहार में एक तरह से आपका नौकरी का बहार है। अभी आप इसको बाहर को जो अपॉर्चुनिटीज़ लाई गई है सरकार के द्वारा उसको आप ग्रैब कीजिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए आप। ठीक है, वैकेंसीज में जो प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ी टाइम लगती है, लेकिन आप अपनी फॉर्म भरते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान रखें, निगेटिव चीज़ों से बचें। वीडियो को देखने के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।